अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 7 की एसएसटी है ये। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम इसका कंटेंट ओपन करते हैं, आपको कंटेंट दिखाते हैं। तो आप सभी लोग कंटेंट ओपन कर लिए। जैसा कि हमने आपको सिलेबस पहले बता रखा है, हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, जिसमें हम 3 और 4 कंप्लीट कर चुके हैं, 5 रह गया है हमारा। उसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में हम कितने चैप्टर आ रहे हैं हमारे? चैप्टर नंबर 13, 14, 15, यानी इसमें भी 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 5 रह गया था। हमने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट में है, जिसमें से हमने पार्ट 4 यानी एक पार्ट कंप्लीट करा है और एक पार्ट हमारा बाकी रह गया है। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि यहाँ पर लिख लिए पार्ट 5 कंप्लीटेड, इस तरह से हमने आपको बताया था। फिर यहाँ पर एक चैप्टर हमारा रह जाएगा। तो ये आज पार्ट 5 कंप्लीट करने के बाद हमारा ज्योग्राफी में एक चैप्टर रह जाएगा। सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक चैप्टर बाकी है। तो आज हम ज्योग्राफी का जो हमारा पार्ट 5 इसका रह गया चैप्टर नंबर 14 का, वो कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 94 ओपन कर लिए और यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 94। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको पहले बता रखा है कि पार्ट 4 है हमारा, तो हमने बताया था कि आपका पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, फिर इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑन अर्थ, एटमॉस्फेरिक की जो गैसेज हैं उसका इफेक्ट क्या है अर्थ पर। फिर यहाँ पर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कौन सी गैस होती है और कैसी लेयर होती है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब बताया था हमने। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात आ गई थी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इसके अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, यहाँ पर हमारा ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हमने स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। उसके बाद वेदर एक कंडीशन के हमने वेदर पढ़ा था, वेदर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, क्लाइमेट क्या होता है। फिर दोनों के बीच में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया था, डिफरेंस पता किया था, वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या है। फिर उसके बाद टेम्परेचर की बात आई थी, जो टेम्परेचर हमने पढ़ा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसे किस मशीन से मेज़र किया जाता है, नापा जाता है। तो हमने बताया था बैरोमीटर एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, जिससे जो है मेज़र करते हैं हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे आ जाइए। तो हमने यहाँ तक आपको बताया था कि पार्ट 4 कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर हमने पार्ट 4 कंप्लीटेड कर दिया था और यहाँ पर भी हमने पार्ट 5 कंप्लीटेड लिख रखा था, तो हमने कंप्लीटेड हटा दिया है। कंप्लीटेड नहीं बल्कि यहाँ से पार्ट 5 स्टार्ट होगा, ठीक है। पिछली बार हमने यहाँ पर गलती से कंप्लीटेड लिख दिया था, तो उसे अब क्या करके हमने यहाँ पर स्टार्टेड लिख दिया है। आप भी स्टार्टेड ही लिख लिए। मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया था कि पार्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर तो पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है, मगर यहाँ पर पार्ट 4 स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ पर गलती से पार्ट 5 कंप्लीटेड लिख दिया था, तो आप इसे कंप्लीटेड अगर आपने भी लिख दिया हो तो वो हटा के पार्ट 5 स्टार्टेड लिख दिए यहाँ से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंड से, ये पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं अब विंड। विंड क्या है, जैसे कि आप सभी को विंड के बारे में पता है, आपने फर्स्ट क्लास में तो नहीं, सेकंड थर्ड में ही पढ़ा होगा इसके बारे में, मगर डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी। उसमें कहा होगा फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, कि अगर तेज़ से हवा चलने लगती है तो उसे हम विंड कह देते हैं। हाँ, वो भी डेफिनेशन सही है, मगर जैसे जैसे लेवल बढ़ गया उस हिसाब से डेफिनेशन का भी लेवल थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंस इन प्रेशर इज नोन एज विंड। ये कह रहे हैं जब विंड का एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगता है, मतलब आगे पीछे, इधर दाएँ बाएँ, लेफ्ट राइट, कहीं भी जा रही है, तो वो क्या होता है, विंड। मतलब एयर का जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, किसके रिस्पांस में, इन रिस्पांस टू डिफरेंस इन प्रेशर, जो हमारा एयर का प्रेशर है या हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके रिस्पांस में जो प्रेशर हो रहा होता है, उसके डिफरेंस की वजह से जो हमारी एयर उसमें रिस्पांस करती है, उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कहते हैं हम विंड। ऊपर नीचे की डायरेक्शन को कहते हैं वर्टिकल, जो कि विंड में नहीं आती, ठीक है। फिर यहाँ पर है विंड ऑलवेज मूव्स और बिलोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि जो विंड होती है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है। आपने कहीं देखा होगा, जब जैसे कि हम पानी है तो पानी हाइट से छोड़ेंगे तो वो ढलान है, या ढलान से नीचे आके गिरेगी, यानी हाइट से नीचे आती है, हाई प्रेशर से नीचे आती है। क्योंकि जब हम पानी को अगर हम किसी सीढ़ी पर छोड़ देते हैं या स्लोप पर छोड़ देते हैं तो वो बहता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा होता है नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं लगता है, तो हाई से लो की तरफ आता है हमेशा। इसी तरह से जो विंड होती है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है। विंड ऑलवेज मूव्स और बिलोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सिस्टम और एरिया, ठीक है। विंड्स ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर ऑन द अदर टू वन पार्ट टू
सॉरी, विंड्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अदर अनदर, मतलब ये कह रहे हैं विंड जो है वही हमारी इधर से उधर हीट भी ट्रांसफ़र करती है अर्थ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ विंड। टाइप्स ऑफ विंड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड, वन इज़ प्लैनेटरी विंड एंड द अदर इज़ पीरियोडिक विंड। ये कह रहे हैं दो तरह की विंड होती है। कितने तरह की? अब आप कह रहे होंगे ये बताइए, विंड के भी टाइप आ गए। हाँ, तो विंड के तो टाइप आने ही थे, अब थोड़ा एडवांस होंगे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो विंड के टाइप की बात करें अगर तो दो तरह की विंड होती है। पहली होती है एक प्लैनेटरी विंड और दूसरी तरह की बात करें तो वो होती है पीरियोडिक विंड। कौन कौन सी विंड? एक प्लैनेटरी विंड और एक पीरियोडिक विंड। विंड्स कंसिस्ट ऑफ थ्री विंड्स। क्या? विंड्स कंसिस्ट ऑफ थ्री विंड्स एज फॉलो। ये कह रहे हैं अगर देखा जाए तो विंड के अंदर तीन तरह की विंड होती हैं। वैसे तो दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, उसके टाइप्स हमने कर दिए तो दो हिस्सों में डिवाइड है। अभी वो भी समझ लेंगे आप कि वो दो हिस्सों में, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में वैसे उसके पार्ट्स को डिवाइड नहीं किया मगर उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होती है प्लैनेटरी विंड, एक होती है हमारी पीरियोडिक विंड। अब बात करते हैं हम कि हमारे जो विंड हमारे चारों तरफ चल रही है, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसे हम विंड कहते हैं, उस हवा के जो तीन पार्ट्स होते हैं, जो तीन हिस्से होते हैं, तीन तरीके तरह की होती हैं, उसे हम देखते हैं कि उस विंड में तीन टाइप्स जो होती हैं, थ्री तरह की विंड जो होती हैं वो क्या है। प्लैनेटरी विंड की यहाँ पर बताया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड। ये कह रहे हैं तीन तरह की प्लैनेटरी विंड होती है। कितने तरह की? तीन तरह की प्लैनेटरी विंड और तीन तरह की पीरियोडिक विंड। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर टाइप्स ऑफ विंड में कि दो तरह की टाइप्स कितने डिवाइड किए, प्लैनेटरी विंड और एक पीरियोडिक विंड। अब इन दोनों के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है हेड, फिर प्रिंसिपल के बाद क्लास का हेड होता है टीचर, फिर उसके बाद मॉनिटर। तो ऐसे ही क्लास स्कूल के अंडर में, स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उसके अंडर में कौन काम कर रहा होता है? क्लास टीचर। या मैनेजर के लिए, मैनेजर तो खैर उसका अलग हो गया, चलिए क्लास टीचर हो गया। अब क्लास जो टीचर हैं उसके अंडर में कौन है? स्टूडेंट है। इसी तरह से जो विंड है वो कितने उसके हिस्से डिवाइड है? प्लैनेटरी विंड और पीरियोडिक विंड। अब इनके भी अलग अलग हिस्से डिवाइड है। यहाँ पर पहला है प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी की विंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड। तीन तरह की प्लैनेटरी विंड होती हैं। पहला ट्रेड विंड। ट्रेड विंड में क्या है? द विंड्स बिलोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज। कहाँ से? विंड ट्रेड विंड, द विंड बिलोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई एरियाज। जो विंड सब ट्रॉपिकल हाई एरियाज से बहते हुए आते हैं। कहाँ से? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज से बहती हुई आती हैं हवाएं, उन्हें हम कहते हैं विंड। कौन से एरियाज से? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज। अब ये कहाँ पर है? 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। अगर हमने आपको पहले पढ़ाया होगा, अगर आपको याद होगा तो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ है और ग्लोब पर 30 डिग्री साउथ कहाँ है। अगर उस एरिया से हमारी हवा आती है बहती हुई टूवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पोल में ऊपर हमारा ऐसे गोल बना दिए, बॉल हो गई हमारी, ये ग्लोब हो गया। ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, नीचे 30 डिग्री साउथ। यहाँ से जब इधर इक्वेटर की तरफ या इधर से इक्वेटर की तरफ हवा बहती हुई जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? ट्रेड विंड, ठीक है। ये क्या है? टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर द एक्सट्रीमली स्टीडी विंड्स नोन एज द ट्रेड विंड। ये बहुत ही ज़्यादा स्टीडी विंड होती है, ठहर के आती है, हल्के हल्के। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। द नेम ट्रेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ट्रेड मीनिंग ट्रैक। अब ये जो वर्ड है इसका नाम ट्रेड क्यों पड़ा? आप ये भी सोच रहे होंगे ट्रेड विंड क्यों पड़ गया इसका नाम। तो ये जर्मन लैंग्वेज जो होती है उसमें एक वर्ड है ट्रैक, उससे पड़ा इसका नाम ट्रेड। क्यों, कैसे? ट्रेड विंड मीन्स ब्लोइंग ऑफ विंड स्टीडली इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अ कॉन्स्टेंट कोर्स। क्यों? आपको लग रहा होगा यार ये ट्रेड विंड ही इसका नाम क्यों पड़ा, कि ट्रेड से इसका क्या ताल्लुक है, ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, जैसे आपको पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं फिर बताते हैं। ट्रेड विंड मीन्स ब्लोइंग ऑफ विंड स्टीडली इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अ कांस्टेंट कोर्स। ये कह रहे हैं ट्रेड विंड का मतलब ये होता है कि हवा का हल्के हल्के करके स्टीडली डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बहना। मगर अगर वो हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो वो वेस्ट की तरफ ही जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ? वो वेस्ट की तरफ ही जाएगी। ये होती है ट्रेड विंड। इसका नाम इसलिए ट्रेड विंड क्यों पड़ा है। और वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं कभी ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो वेस्ट से नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, ऐसा नहीं। तो ये ट्रेड विंड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब मुसाफिर, पहले ज़माने के जो बड़े बड़े ट्रेडर होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे मुल्कों में जाते थे, तो जहाज़, एयरप्लेन तो होते नहीं थे, नाव का या बड़े समुद्री जहाज़ का इस्तेमाल करते थे।
जब बड़ी बड़ी नाव होती थी मेनली, उस टाइम समुद्री जहाज़ भी नहीं थे, तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े टाइप के पर्दे लगे होते हैं उसमें, आपने देखा होगा, पर्दे नहीं कहते वैसे उन्हें, मगर आप ऐसे ही समझ लिए, उसमें बड़े बड़े टाइप के पर्दे लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह से तिकोने शेप के, आपने देखा होगा बड़े बड़े टाइप के पर्दे होते हैं। तो वो पर्दे जब उसमें हवा लगती थी उससे नाव चलती थी। तो जब ये ट्रेड विंड चला करती थी, अब मान लो किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में बहुत बड़ी नदी है, यहाँ से एक इंसान इस पार जाना चाह रहा है, ये मान लो यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर कोई और मुल्क है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से बहता हुआ यहाँ चला जाऊँ, तो मैंने अपना नाव उठाई, बोट उठाई, जहाज़ उठाया और यहाँ से चलना शुरू किया। अब हवा इधर साइड चल रही है तो मेरी नाव को खुद ही ले जाएगी बहती हुई। तो इसे एज अ ट्रेडर जो होते थे, मुसाफिर जो होते थे, अपनी नाव को ऐसे टाइम पे यूज़ करा करते थे। क्यों? उन्हें भी पता है कि एक ही तरफ हवा चल रही है और हमें भी इधर ही तरफ जाना है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसे टाइम पे वो लोग ट्रेड के लिए निकलते थे और जब वो हवा लौट के आती थी ऐसे करके, तब वो उधर से आते थे लौट के। तो उससे क्या होता था, उस ज़माने में फ्यूल नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मतलब अगर था भी तो वो उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस सिंपल का लकड़ी की नाव और कपड़े का जो ऊपर होता था उसे लगा दिया जाता था, ठीक है। तो इससे इसीलिए ट्रेड विंड नाम दे दिया गया। ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी ये अभी भी, मेरे हिसाब से देखा जाए तो। अब तो वैसे हमारे इंजन लग चुके हैं तो अपने आप कहीं भी हम अपनी नाव को मोड़ सकते हैं, अपने जहाज़ को मोड़ सकते हैं, तो अब इसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर पहले ज़माने में इसका बहुत यूज़ था। अब आते हैं हम वेस्टर्लीज़ विंड। अब एक आ गई हमारी वेस्टर्लीज़ विंड, ठीक है, WESTERLIES। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ज़्यादा साफ नज़र आएगा आपको। वेस्टर्लीज़ विंड, द विंड बिलोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक मिनट, हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर नोन एज वेस्टर्लीज। अब ये वेस्टर्लीज कौन सी विंड होती है? वेस्टर्लीज वो होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, कहाँ से? अभी जैसे कि मैंने बताया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अगर मैं ग्लोब बनाऊँ तो बीच में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, इधर फिर नॉर्थ, इधर साउथ 60 डिग्री 63 डिग्री, ऐसे करके जो 23 डिग्री इधर नॉर्थ, 23 डिग्री इधर साउथ, इस तरह से मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, इसमें कोई आपको मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़। तो आपको पता होगा जब हमारे जैसे भी यहाँ पर बताया था हमने नीचे इधर ट्रेड विंड में कि जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से या 30 डिग्री साउथ से, अगर मैं ऐसे बात करूँ, मान लो ये मेरी इक्वेटर है ग्लोब पर, यहाँ मान लो मेरी 30 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 30 डिग्री साउथ है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 इक्वेटर की तरफ, ये 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो वो ट्रेड विंड कहलाती है। और यही विंड जब यहाँ से बहती हुई पोलर की तरफ चली जाती है, पोल की तरफ चली जाती है, हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टूवर्ड द सब पोलर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट पोलर एरियाज़ की तरफ जाने लगती है, पोल की तरफ जाने लगती है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज। अब यहाँ से पहले इक्वेटर की तरफ आ रही थी, अब यहाँ से पोलर एरियाज़ की तरफ जाने लगी, यहाँ, इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज। पोलर विंड क्या होती है? द पोलर विंड्स बिलो इन द फ्रिजिड जोन, इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन, आपने पहले पढ़ रखा है, वहाँ पर बहती है ये हवा पोलर विंड, उसे हम कहते हैं, जो विंड पोलर रीजन में, मतलब फ्रिजिड रीजन में, फ्रिजिड जोन में बह रही है, उसे हम कहते हैं पोलर विंड। कहाँ से? फ्रिजिड जोन फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर, जो पोलर हाई प्रेशर है, कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नहीं, पोलर हाई प्रेशर से जो फ्रिजिड जोन में बहती है हवा, कहाँ से? पोलर हाई प्रेशर एरिया से टू द सब पोलर हाई प्रेशर एरियाज, दीज विंड आर कॉल्ड कोल्ड एंड ड्राई विंड, इन्हें हम कोल्ड और ड्राई विंड भी कहते हैं। आपने पोलर विंड के बारे में अगर एक्सपीरियंस इतना खास पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, इसे इतना थोड़ा बहुत ऊपर से जानना है। अब आ गए पीरियोडिक विंड के बारे में, तो द 3 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक विंड्स आर एज फॉलो। अब मैंने बताया था विंड भी 3 तरह की होती हैं, जिसमें मैंने बताया कि प्लेनेटरी विंड, पहले बताया 2 तरह की होती हैं विंड, एक प्लेनेटरी एक पीरियोडिक। फिर मैंने बताया अब इन तीनों के मतलब पीरियोडिक और प्लेनेटरी, इनके अंदर 3 तरह की हवा पाई जाती हैं। फिर प्लेनेटरी में मैंने बताया कि एक ट्रेड विंड, एक वेस्टर्लीज विंड और एक पोलर विंड। अब आ जाते हैं हम पीरियोडिक विंड, मतलब जो विंड की दूसरी टाइप है, उसके अंदर की तीनों विंड पड़ेंगे। तो पहली होती है पीरियोडिक विंड की बात करें अगर हम, इसके नाम से पता चला पीरियोडिक, मतलब जो पीरियड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलती हो हवा, कुछ टाइम तक वो चलती हो, कुछ टाइम तक दूसरी चलती हो। पहली आ जाती है मॉनसून विंड, ठीक है, तो मॉनसून विंड के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। द मॉनसून विंड बिलोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जैसे हम बता रहे हैं समर सीजन में कहाँ से कहाँ तक? सी टू लैंड, समुंदर की तरफ। समर का जब मौसम हो रहा होता है तो उस टाइम जब हमारी
मॉनसून विंड होती है, जिसे हम मॉनसून विंड कहते हैं, वो समर के सीज़न में, समर के टाइम में समुंदर की तरफ से होती हुई ज़मीन की तरफ आ रही होती है। और अगर विंटर की बात करो तो ज़मीन से लौट कर समुंदर की तरफ हवा जा रही होती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम मॉनसून विंड। ये कह रहे हैं ना, द मॉनसून विंड ब्लोन फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में सी टू लैंड की तरफ जाती है, सी से समुंदर से ज़मीन की तरफ। एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और लैंड से सी की तरफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में। ठीक है, द वर्ड मानसून हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजन। और ये जो मानसून वर्ड है ये अरबिक वर्ड से बनाया गया है, जिसका वर्ड होता है मौसम। अरबिक वर्ड होता है एक मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है, अरबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न। उससे ही मौसम नाम से थोड़ा सा बदल के इंग्लिश में इसका नाम दे दिया गया है इस सीज़न का, मानसून। ठीक है, अब तो आपको याद रहेगा कि मौसम वर्ड से आया है, नाम जैसा लग रहा है ये। फिर उसके बाद दे आर डिवाइडेड इनटू द समर एंड विंटर मानसून। उसके बाद अब इसे हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने बताया समर में इसका डायरेक्शन अलग है। समुद्र मतलब अगर हम इंडिया के अंदर खाली देखें तो इंडिया के नॉर्थ से होती हुई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इंडिया के साउथ से होती हुई नॉर्थ में जा रही है समर सीजन में। और विंटर सीजन में नॉर्थ से होती हुई साउथ की तरफ आ रही है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो है, तो नॉर्थ से होती हुई समर की तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से होती हुई साउथ की तरफ जा रही है विंटर सीजन में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर हम सिंपली कहें तो समुंदर से ज़मीन की तरफ जाएगी समर सीजन में, और ज़मीन से समुंदरों की तरफ, पानी की तरफ आएगी, सी लेवल की तरफ, सी साइड की तरफ आएगी विंटर सीजन में, कोई सी भी हो। इसे हम कहते हैं मानसून विंड। अब इसे भी दो तरह से डिवाइड कर दिया इन्होंने, एक तो समर, एक विंटर मानसून। इन्होंने भी कह दिया समर वाले को हम समर मानसून कहेंगे, क्योंकि समर में देखो समुंदर से ज़मीन की तरफ जा रही है। और इन्होंने कहा विंटर को हम विंटर मानसून कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम अगर बताएंगे मानसून सीज़न है, तो मानसून सीज़न तो अगर हम कहें तो लोगों को कैसे समझ में आएगा मानसून सीज़न कौन सा चल रहा है, समर का या विंटर का? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हवा ज़मीन से पानी की तरफ जा रही है या पानी से ज़मीन की तरफ आ रही है? तो अगर हम उनसे कहेंगे समर मानसून चल रहा है हमारा, तो वो समझ जाएंगे कि यानी उस टाइम समर का मानसून सीज़न है, समर सीज़न है, जिसमें हवा समुंदर से बहती हुई कहाँ पर आती है? ज़मीनों पर आती है। ठीक है, लैंड एरियाज़ पे आती है। और अगर हम उनसे कहेंगे विंटर मानसून है, तो वो समझ जाएं कि ज़मीन से बहती हुई हवा कहाँ पर जा रही है? समुंदर की तरफ जा रही है। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया गया ड्यूरिंग द समर सीज़न। अब समर सीज़न की बात करें अगर, लैंड इज़ हॉट एंड हैज़ अ लो प्रेशर एरिया। जैसे कि हमने बताया था कि समर सीज़न में आप सभी को पता है धूप निकलती है, गर्मी होती है, बादल खुले होते हैं। ठीक है, खूब गर्मी होती है, मई जून जुलाई की गर्मी तो आप सभी को याद है, पता ही होगा। तो ये कह रहे हैं समर सीज़न में लैंड जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो कैसी होती है? गर्म होती है। एंड हैज़ अ लो प्रेशर एरिया, और वहाँ पर क्या होता है? गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो एज़ आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारी हवा बहती है, विंड जो बहती है, विंड जो है हमारी, जब वो मूव करती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। मैंने पहले आपको बता रखा है। और ये कह रहे हैं कि समर सीज़न में हमारी जो ज़मीन है वो गर्म रहती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है लो प्रेशर एरिया बन जाती है। वाइल द एडजॉइनिंग सी, और उसी के बराबर वाली जो सी होती है उससे मिली हुई, इस कंपेरेटिवली कूल, मतलब जो समुंदर होता है उस टाइम वो ठंडा होता है। एंड हैज़ हाई प्रेशर एरिया, और वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन रहा होता है। तो ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है ना। तो मैंने बताया गर्मी की वजह से क्या होता है, ज़मीन पर जो धरती है, मतलब एरिया है हमारा, लैंड एरिया है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। और समुंदर तो पानी रहता ही है वहाँ पर, ठंडा रहता है, ठंडे होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा बहती है, इसीलिए समर सीज़न में क्या होता है, दस द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड एंड कॉज सितंबर मंथ। इसी वजह से क्या होता है, हमारी जो हवा होती है वो समर सीज़न में समुंदर से बहती हुई कहाँ जाती है? ज़मीन की तरफ, क्योंकि समुंदर में हाई प्रेशर हो रहा होता है, ज़मीन पे लो प्रेशर हो रहा होता है, वहाँ से बहती हुई हमारी हवा यहाँ जा रही होती है। इसी वजह से सितंबर मंथ जो हमारा होता है, ठंड का महीना, यही होता है इसी वजह से। इसीलिए हमारी ठंड तो नहीं, मतलब ठंड से पहले जो हमारी गर्मी और सर्दी का बीच का मौसम होता है सितंबर, उसे हम मानसून कहते हैं। उसमें बारिश भी आती है, आपने देखा होगा सितंबर के महीने में, मतलब गर्मी जा रही होती है, सर्दी की शुरुआत हो रही होती है, तब ये आता है। ठीक है, समर मानसून। अब विंटर की बात करें, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अगर हम विंटर सीजन की बात करें, द कंडीशन आर जस्ट रिवर्स ऑफ दोज ऑफ द समर सीजन। ये कह रहे हैं अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो ये कंडीशन जो है, जैसे कि अभी हमने समर सीजन की बताई, इससे बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल
अपोजिट, बिल्कुल उल्टा है इसका, ठीक है। अ हाई प्रेशर डेवलप ओवर द लैंड मास वाइल देयर इज़ लो प्रेशर ओवर द इंडियन ओशियन। अब ये कह रहे हैं हाई प्रेशर जो है ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में क्या हो रहा होता है, ज़मीन के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, ज़मीन के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, और जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें हमारा लो प्रेशर बन जाता है यहाँ पर। तो क्या होता है, हमने बताया हाई से लो की तरफ बहेगी, तो इंडियन ओशन से, सॉरी इंडिया से इंडियन ओशन की तरफ बहना शुरू हो जाती है, ज़मीन से समुद्र की तरफ। तो यही अभी देखिए यहाँ पर कहा होगा ओवर द लैंड मास वाइल देयर इज लो प्रेशर ओवर द इंडियन ओशियन। उसके बाद कह रहे हैं दस द विंड बिलो फ्रॉम लैंड टू सी एंड ब्रिंग कूल एंड ड्राई वेदर। ये कह रहे हैं इसीलिए क्या होता है, जो विंड होती है वो कहाँ से बिलो करना शुरू कर देती है, लैंड से समुंदर की तरफ, ज़मीन से समुद्र की तरफ, लैंड टू सी, एंड ब्रिंग कूल एंड ड्राई वेदर इन द मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। और इससे क्या होता है, कूल और सूखा मौसम, ठंडा मौसम, ठीक है, और सूखा मौसम, ड्राई मौसम हो जाता है नवंबर से फरवरी के बीच में। आपने देखा होगा नवंबर से फरवरी के बीच में थोड़ा सूखा सा मौसम हो जाता है, ठीक है। और हमारी सर्दी की भी आपने देखा होगा, सर्दी हमारा क्या है, फरवरी टू नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फरवरी टू नवंबर नहीं कह रहा हूँ मैं, फरवरी से तो बहुत हो जाएगा, नवंबर से यानी अक्टूबर नवंबर, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये जो हमारा अब इस टाइम चल रहा है, मतलब ठंड वाला, ठीक है, इधर से बहती हुई हवा आ रही है। तो क्या है, यहाँ पर हमारा पहले लो प्रेशर था, गर्मी थी, अब यहाँ से हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पर ठंड हो जाएगी, और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो हवा ऐसे बहती हो जाएगी। फिर आते हैं हम सेकंड, द लैंड एंड सी ब्रीज। मतलब अभी मैंने बताया पीरियोडिक विंड के बारे में, तो पीरियोडिक विंड में पहले क्या था हमारा, मानसून विंड, अब मानसून विंड के बाद आ गई हमारी दूसरी लैंड एंड सी ब्रीज। जैसे भी हमने वहाँ पर पढ़ा था वेस्टर्लीज विंड दूसरी, यहाँ पर हमारी दूसरी क्या है, इसकी पीरियोडिक विंड की टाइप्स पढ़ रहा हूँ मैं, ये ब्लू कलर का है, देख लीजिए जल्दी से, द लैंड एंड सी ब्रीज। आपको लैंड और सी ब्रीज आपने पहले कभी भी हो सकता है सुना हो, आज से पढ़ते हैं। द लैंड एंड सी ब्रीज आर एक्सपीरियंस इन द नैरो कोस्टल रीजन। कहाँ पर एक्सपीरियंस होती है, जो हमारी लैंड और सी ब्रीज है वो नैरो कोस्टल रीजन में एक्सपीरियंस होती है। कहाँ पर, नैरो कोस्टल रीजन में, ठीक है, जो हमारे पतले एरिया, या हम ये कह सकते हैं जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर समुद्र के तट पर घर होते हैं, वहाँ पर ये देखी जाती है। दीज विंड आर कॉज बाय द अनइक्वल रेट ऑफ हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द एडजॉइनिंग सी। ये कह रहे हैं ये विंड जो होती है क्रिएट, ये बनती जो है, ये क्यों होती है, जो इस वजह से होती है, जो हमारी धरती है, हमारी जो ज़मीन है, पूरी धरती की बात नहीं करूँगा, खाली ज़मीन, लैंड एरिया, ज़मीन और समुंदर, जो पानी एक दूसरे के आपस में मेल में होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहा होगा, एक साइड समुंदर है, एक साइड ज़मीन है, एक साइड यहाँ पर समुंदर है, एक साइड ज़मीन है, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये अनइक्वल हीटिंग की वजह से, ठीक है, एडजॉइनिंग जो सी होती है इसके अनइक्वल रेट ऑफ हीटिंग की वजह से, मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर सर्दी है, कभी यहाँ गर्मी हो रही है तो यहाँ सर्दी है, अभी मैं बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसकी वजह से क्या होता है, ये कॉज होती है, इसी वजह से हमारी लैंड और सी ब्रीज बनती है, ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बनती है। इन डे टाइम, दिन के वक्त में क्या होता है, द लैंड इज़ हीटेड फास्टर देन एडजॉइनिंग सी। क्या हो रहा होता है, दिन के टाइम क्या होता है, जब हमारी ज़मीन होती है ना, वो समुंदर के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। क्या होता है, समुंदर के मुकाबले जल्दी गर्म होती है, विच क्रिएट अ लो प्रेशर जोन ऑन द लैंड एंड अ कंपेरेटिवली हाई प्रेशर जोन ऑन द एडजॉइनिंग सी। जैसे मैंने बताया था, जहाँ पर गर्म जो चीज़ होती है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, जो चीज़ ठंडी होती है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। क्या, जो चीज़ ठंडी होती है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जो चीज़ गर्म होती है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिन के समय में समुंदर के किनारे वाली जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, द लैंड इज़ हीटेड फास्टर देन एडजॉइनिंग सी। समुंदर के मुकाबले जो ज़मीन है वो ज़्यादा तेज़ गर्म होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सी। समुंदर इतनी तेज़ गर्म नहीं होता, ठीक है, जो हमारी ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। विच क्रिएट अ लो प्रेशर जोन ऑन द लैंड। इससे क्या होता है, जब वो गर्म हो जाती है तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है, एंड कंपेरेटिवली हाई प्रेशर जोन ऑन द एडजॉइनिंग सी। और जो हमारी एडजॉइनिंग सी होती है, समुंदर होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दस द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और हमने आपको बताया है कि विंड जो होती है, हमारी जो हवा होती है, विंड होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो हमारी ज़मीन गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जब लो प्रेशर क्रिएट हो गया है तो समुंदर हमारा ठंडा पड़ा हुआ है, समुंदर हाई प्रेशर है वहाँ पर। अब हाई प्रेशर है तो हवा समुंदर से बहती हुई ज़मीन की तरफ आएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, दस द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड आर कॉल्ड सी ब्रीज।
इसीलिए हम इस लैंड को हम कह देते हैं इस हवा को कह देते हैं जो समुंदर से बहती हुई ज़मीन की तरफ आती है, इसे हम क्या कह देते हैं, सी ब्रीज़। अब रात की बात करते हैं, ये तो अभी दिन की बात थी, अब आ जाती है रात। जब रात होती है एट नाइट, अभी हम इससे एक और एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। एट नाइट द कंडीशन आर रिवर्स। क्या होता है, ऐसे रात में कंडीशन बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पलट जाती है कंडीशन। जैसे सुबह थी कि समंदर से बहती हुई हवा ज़मीन पर आ रही है, रात में क्या होता है, ज़मीन से बहती हुई समंदर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। आई बता रहा हूँ, ठीक है। द कंडीशन आर रिवर्स, द लैंड इज कूल एंड द सी इज स्टिल वार्म। क्या होता है, जो समंदर है वो गर्म हो जाता है और जो ज़मीन है वो हमारी ठंडी पड़ जाती है। रात के समय में सारी हीट उसकी निकल जाती है। दस द विंड बिलो फ्रॉम लैंड टू सी। फिर क्या होता है, जो हमारी विंड है वो कहाँ से बिलो करना शुरू कर देती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया तक। और लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो गया, समुंदर में, सी में। हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो गया, लैंड में। क्यों, ज़मीन पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अब ठंड हो गई, ठंडे इलाके, मैंने बताया जो ठंडी जगह होगी वहाँ पर हाई प्रेशर, जो गर्म जगह वहाँ पर लो प्रेशर, जो गर्म जगह वहाँ पर लो प्रेशर, जो गर्म जगह वहाँ पर लो प्रेशर, जो ठंडी जगह वहाँ पर हाई प्रेशर। अब ज़मीन ठंडी हो गई, वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, समुंदर थोड़ा वार्म अप हो गया, गर्म हो गया रात में। अब उससे क्या हो रहा है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जो विंड बहेगी, जो हवा जो बहती हुई जाएगी, वो ज़मीन से बहती हुई समुंदर की तरफ जाएगी, उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज़, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं लैंड और सी ब्रीज़। अभी हमने लैंड ब्रीज़ ही पढ़ लिया और यहाँ पर हमने सी ब्रीज़ ही पढ़ लिया। और ये हमारी दूसरी टाइप थी पीरियोडिक विंड की। पहली हमने पढ़ी मानसून विंड, उसमें भी हमने अलग तरह से पढ़ी, एक विंटर मानसून और समर मानसून। फिर उसके बाद आ गए हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज़ पे, ठीक है। ब्रीज़ पढ़ी अलग अलग, दोनों के बारे में हमने बताया। तो अगर आपने देखा होगा तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जैसे गोवा की बात करें, तो रात में वहाँ पर क्या होता है, रात में ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों, दिन में तो गर्मी रहती है, ठीक है। दिन में समुंदर का पानी ठंडा होता है, लोग बाग समुंदर में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं और सर्फिंग वर्फिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मगर अगर हम बात करें रात की, तो रात में हाई प्रेशर क्रिएट होता है ज़मीन के ऊपर। तो ये जो ज़मीन पर लोग रह रहे होते हैं, यहाँ पर ठंड हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है रात में, ठीक है। इसीलिए हमारी ब्रीज़ का डायरेक्शन चेंज होता है। अभी हमने बताया कि डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा जाती है, तो इस वजह से हाई प्रेशर जहाँ क्रिएट हुआ और जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, वहीं से हाई से बहना शुरू हो जाती है, लो पे जाना शुरू हो जाती है। अब तीसरी आ गई हमारी लोकल विंड। तीसरा टाइप है ये लोकल विंड। किसका टाइप है, पीरियोडिक विंड का तीसरा टाइप। पहला क्या हो गया, मानसून विंड, दूसरा हो गया लैंड एंड सी ब्रीज, उसके बाद तीसरा आ गया लोकल विंड। लोकल विंड में पढ़ते हैं, दीज विंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया एंड बिलो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। ये क्या कह रहे हैं आप भैया, देखते हैं, इसे भी हल्के हल्के एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रहे हैं जो हमारी लोकल विंड होती है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल एरियाज़ में ही बहती है, छोटे मोटे एरिया में ही बहती है, उसे हम लोकल विंड के नाम से कहते हैं। लोकल एरियाज़ में ही बहती है, मतलब खाली दिल्ली में, खाली आगरा में, खाली मुंबई में, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पर समर और ऊपर वाला, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिए, जैसे हमने पढ़ा मानसून विंड के बारे में, तो पूरे इंडिया से बहती हुई जा रही है समुद्र की तरफ, समुद्र से बहती हुई इंडिया की तरफ आ रही है, ठीक है। समर मानसून जो है इंडिया की तरफ बहती हुई जा रही है और विंटर मानसून इंडिया से बहती हुई जा रही है। और लोकल विंड की बात करते हैं, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड, कुछ डिफाइंड एरिया होता है, स्मॉल एरिया, वहाँ पर बहती हुई जाती है, ठीक है। बिलो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ एयर, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये बिलो होती है, बहती है खाली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और टाइम, खाली दिन के कुछ समय में या साल के कुछ समय में ये खाली बहती है। लोकल विंड इसीलिए कहलाती है। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि टाइम है, ठीक है। कभी कभी बहती है, मतलब ये कह सकते हैं मर्जी की मालिक है अपनी, कभी भी चल गई, तो हम कहते हैं लोकल विंड। अभी आगे पढ़ते हैं इसलिए, ठीक है। दीज विंड कैन बी वार्म और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया फ्रॉम विच दे बिलो। और ये विंड ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। आपने कभी देखा होगा गर्मी के मौसम में, आपने देखा होगा अचानक से हवा चलने लगती है, कभी ठंडी हवा लगती है, कभी गर्म हवा लगती है, तो उसे हम लोकल विंड कह सकते हैं। या कभी कभी सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा अचानक से हवा चलने लगी। तो वैसे तो वो सर्दी के मौसम में अगर हम बात करें तो वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी होती है, मगर लोकल विंड जो है उसका कोई सीज़न नहीं होता कि सर्दी में ही चलेगी, गर्मी में चलेगी, कभी भी चल गई, ठीक है। कभी भी अच्छा मौसम हो गया, हवा चलने लगी,
लोग बाग निकल गए घूमने। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी मौसम अच्छा हो जाता है, बादल छा जाते हैं, हवा चलने लगती है, तो इस तरह की विंड को हम कहते हैं लोकल विंड। ठीक है, दीज विंड कैन बी वार्म और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया फ्रॉम विच दे ब्लो। ये हवा गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो हवा कहाँ से बहती हुई आ रही है। हो सकता है कुछ ठंडे इलाके की तरफ से अगर बहती हुई आ रही है तो हवा ठंडी होगी, गर्म इलाके की तरफ से बहती हुई आ रही है कभी गर्म लगेगी। ठीक है, तो द वेल नोन लोकल विंड आर लू। अब समझ में आया होगा, लू जिसे हम लू कहते हैं, गर्मी में लू। ठीक है, सुना होगा आपने कि लू चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है। लोग अपने चेहरे ढक ढक के बाइक चलाते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम इतनी गर्म हवा चल रही होती है। वो लोकल विंड होती है, कुछ समय के लिए ही चलती है, दोपहर के टाइम चली, शाम के टाइम ठंडा हो गया, तो उसका कोई अपना टाइम थोड़ी ना हुआ। कभी एक दिन चल रही है, एक दिन लू है, एक दिन नहीं है। ठीक है, कुछ दिन लू चल रही है, खूब गर्म हवा चल रही है, हम लोग कहते हैं कि बहुत लू चल रही है बाहर, मत जाओ, ये चेहरे पे ढक के जाओ, ऐसे बात होती है ना घरों में। मैं आपको बिल्कुल हर एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे ही फ़ोन, चिनोक, मिस्ट्रल, हरमतन, सिरोको एक्सेट्रा, ये सारी इस तरह की हवाएं होती हैं जो लोकल विंड होती हैं। आपने ये पहले आपने हो सकता है इनका नाम ना सुना हो, चिनोक हो सकता है सुना हो। ठीक है, ये डिफरेंट विंड हैं, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइम में बहती हैं। जैसे हमारी लू है, लू को तो हर कोई जानता है, गर्मी के मौसम में लू चलती है, गर्म गर्म हवा। तो आपने देखा होगा वो, उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कि पूरे महीने चली जा रही है, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी गर्मी के मौसम में भी कभी कभी होती है। अभी मैंने यहाँ पर बताया था रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल एरिया में, और यहाँ पर हमने बताया था 1 मिनट, दीज विंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया बिलोन ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, खाली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, और साल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब साल का किसी एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब लू की बात करें खाली अगर हम, तो वो गर्मी का हो गया मौसम। साल का एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर वो चलती हो पीरियड लोकल विंड, जैसे कि लू के एग्जांपल दूँ तो वो हो गया हमारा गर्मी का मौसम। एयर की मैं बात कर रहा हूँ, एयर के पर्टिकुलर पीरियड की बात। और अगर मैं दिन की बात करूँ तो किस टाइम चलती है? दोपहर के 3-2 बजे, तो वो समय हो गया पर्टिकुलर पीरियड और डे का, और पर्टिकुलर पीरियड एयर का हो गया गर्मी का मौसम। ठीक है, इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, ये कह रहे हैं नॉर्थन इंडिया के प्लेन में वेरी हीट एंड ड्राई विंड बिलो इन द आफ्टरनून, ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी हवा चलती है आफ्टरनून, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून, जैसे कि हमारा मई और जून का महीना। आपको पता होगा सबसे खतरनाक वाली गर्मी होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, लू। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आप सभी ने लू की हवा खाई होगी अगर आप धूप में गर्मी 12 बजे के बाद अपने घर से मई जून जुलाई की गर्मी में बाहर निकले होंगे तब। अब आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट पे, द स्ट्रॉन्ग ड्राई एंड हॉट विंड विच डेवलप ऑन द लिवर्ड साइड ऑफ द एल्प्स माउंटेन इज कॉल्ड फोहीन। ये कह रहे हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड और हॉट विंड जो हमारी डेवलप होती है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द एल्प्स माउंटेन, जो हमारा एक एल्प्स माउंटेन है उसके लीवर्ड साइड में ये डेवलप होती है, वहीं से बन के आती है, वहीं से बहती हुई आती है, इसे हम क्या कहते हैं, फोहीन। ये मतलब होती लूह की तरह ही है, गर्म होती है, गर्मी होती है, सूखी हवा होती है, मॉइस्चर की कमी होती है। ठीक है, हाथ पैर हमारे जलने लगते हैं, गर्म हमें फील होता है, हॉट फील होता है, इसलिए हम जब लूह चलती हैं बाहर नहीं निकलते। तो इस तरह की लूह को, जो एल्प्स माउंटेन की लीवर्ड साइड से बहती हुई आती है, उस तरह की लूह को हम कह देते हैं फोहीन या फोइन। ठीक है, फिर आता है द स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड विच ब्लो ओवर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड हरमतन। अगर वही गर्म स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड जो कि अगर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे बह रही है, तो वहाँ पर लूह नहीं बोला जाता, उसे क्या कहा जाता है, हरमतन बोला जाता है। अलग अलग लैंग्वेज है यार, अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं जगह को बताने के लिए। अगर वहाँ पर भी लूह बोल देते तो कैसे पता चलता कि ये अफ्रीका वाली हवा है? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बह रही है, कैसे पता चला? उन लोगों ने नाम दे दिया हरमतन। थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, समझाने के लिए। द वार्म ड्राई साउथ वेस्टर्ली विंड विच बिलोज डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज इन द यूएसए एंड कैनेडा इज कॉल्ड चिनोक। और जो वार्म ड्राई विंड जो साउथ वेस्टर्ली विंड होती है, कहाँ से बहती है? डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज इन द यूएसए। यूएसए के जो रॉकीज पार्ट है, पहाड़ी इलाका है, ये कह सकते हैं हम, पथरीला इलाका जो है, रॉकीज प्लेस जो है, उसके ईस्टर्न स्लोप के डाउन से बहती हुई आती है उस कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, चिनोक। ठीक है, चिनोक के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। अब आ जाती है बात मॉइस्चर के बारे में आपने कई बार बोला भी होगा, सुना भी होगा, मगर आपने समझा हो ये हमें नहीं लगता। देखते हैं चलिए, तो मॉइस्चर क्या होता है, अब एक पढ़ते हैं। वेन आवर बॉडी बिकम्स टू हॉट
आपने देखा होगा कभी कभी हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, मतलब गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, इट नेचुरली स्टार्ट स्वेटिंग। तो उसमें नेचुरली कुदरती क्या होता है, उसमें पसीना आने लगता है, ठीक है, पसीना बहने लगता है हमारी बॉडी से। स्वेटिंग इज़ एन इनबिल्ट नेचुरल मैकेनिज्म फॉर कूलिंग इटसेल्फ डाउन। आपने ये सोचा नहीं कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपने ये भी महसूस किया होगा अगर ऐसा होता है तो बाद में उस पर हवा लगती है तो हमें ठंडा फील होता है। पसीना अगर हमारा बाहर निकल रहा है, हमारा स्वेट बाहर निकल रहा है, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। हमारी बॉडी, आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में क्या होता है, स्वेट बाहर निकलता है, तो हम लोग कहते हैं यार बहुत पसीना हो रहा है, नहीं होना चाहिए, बुरा भी लगता है लोगों को। मगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर वो नहीं होगा तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। पसीना निकलने से क्या होता है, हमारे बॉडी पे कूलिंग होती है अपने आप। तो ये एक अपने आप नेचुरल प्रोसेस है, कुदरत का प्रोसेस है, एक तरीका है, ज़रिया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्मी में अपने आप को बचा सके, इसलिए बॉडी से पसीना बाहर आता है। एज द स्वेट ऑफ योर बॉडी टर्न्स इनटू वेपर, ये कह रहे हैं जैसे ही आपके बॉडी का स्वेट जो है वेपर में चेंज होता है, इट कैरीज द एक्सेस हीट विद इट इनटू द एयर। आपने देखा होगा कि जब धूप की रोशनी पानी पर पड़ती है, धूप की किरणें पानी पर पड़ती है, उसकी गर्मी पड़ती है तो जगह भी सूख जाती है। पानी, अगर आप गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में आप कहीं पर छत पे पानी फेंक के देखिएगा, गर्मी के मौसम में पानी जल्दी सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि वहाँ पर हीट पड़ रही है, वेपर बन रहे हैं, ठीक है, पानी का वेपराइजेशन हो रहा है, जैसे हम कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, भाप बन जाना, वेपर बनने लगते हैं। फिर क्या होता है, इसी तरह से हमारा पसीना जो होता है वो जब धूप के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, इट कैरीज द एक्सेस हीट, वो वेपर बन जाता है और उसके अंदर एक्सेस हीट, गर्मी कैरी हो जाती है। मतलब जब वो वेपर बन के ऊपर जा रहा होता है मॉइस्चर के अंदर, मतलब जैसे हम ये कहें भाप बन के उड़ रहा होता है, सिंपल ये समझ लिए। तो उसके अंदर आपने कभी बर्तन, जैसे पानी उबल रहा है, बर्तन खोला होगा, उसका ढक्कन हटाया होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो ढक्कन ढका होगा, जिस चीज़ से आपने उसे हटाया होगा, तो गरम गरम भाप आपके मुंह पे लगा होगा। तो क्यों? क्योंकि वो हीट कैप्चर करके, हीट कैरी करके ले जा रहा होता है। इसी तरह से हमारे बॉडी का जो स्वेट होता है, जब उस पर धूप की रोशनी पड़ती है, गर्मी लगती है, तो वो वेपर बनता है। उसके बाद वो एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादातर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वो हीट कैरी करके अपने अंदर ले जा रहा होता है। उससे क्या होता है, द सेम हैपन विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी तरह से जो हमारे अर्थ का सरफेस है, ज़मीन पर जो पानी है, ज़मीन है, उसके साथ भी सेम चीज़ यही होती है। एज द वाटर एवेपोरेट, जैसे ही पानी एवेपोरेट होता है, हीट इज़ कैरीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हमारी ज़मीन से हीट जो है वो अर्थ सरफेस से कैरी होके कहाँ जाती है, इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ वाटर वेपर। कहाँ पर? वाटर वेपर के जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है वहाँ पर चली जाती है। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये कह रहे हैं मॉइस्चर की बात करें अगर एटमॉस्फेयर में, तो वो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, तीनों स्टेट में पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल इन द एयर वेरीज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये कह रहे हैं अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, जगह जगह अलग अलग तरह का मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं ह्यूमस हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, उसे ही कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है। ये कह रहे हैं मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। किसी भी वक्त अगर मॉइस्चर हो रहा है एयर के अंदर, हम उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर यानी वाटर इन द एटमॉस्फेयर कॉज क्लाउड टू फॉर्म। आपने देखा होगा कभी कभी हम, ऐसा सीज़न आता है जिसमें बारिश होती है, बारिश के बाद थोड़ी लोग बात कहते हैं हुमस हो गई, घमस हो गई, पता नहीं अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। ज़मीन से कहते हैं भपका निकल रहा है, आग निकल रही है, बारिश हो गई और आग निकलने लगी, ठीक है, चिपचिपा सा हो जाता है सब। तो वो क्या होता है, मॉइस्चर, पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में हवा के साथ बह रही होती हैं, वही हमारे चेहरे पे लगती है, तो हमें गीला गीला महसूस हो रहा होता है, थोड़ा चिपचिपा महसूस हो रहा होता है। तो क्या होता है, इसी की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर यानी वाटर, पानी जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, उससे क्या होता है, वो कॉज क्लाउड कर जाता है, वही बादल बनाता है, ठीक है। कॉजेज क्लाउड टू फॉर्म, उसी वजह से ही हमारे बादल बनते हैं। फॉग टू कवर द लैंडस्केप, इसी वजह से हमारा भाप बनता है, फॉग बनता है, जिससे हमारा लैंडस्केप कवर होता है। एंड ह्यूमिडिटी टू थिकन द एयर, और ह्यूमिडिटी हमारी बनती है जो हमारी एयर को थिक कर देती है, ठीक है, मोटी कर देती है, घना कर देती है। इट ऑल्सो कॉज रेन, इसकी वजह से ही रेन होती है, स्नो होती है, हेल होती है, एंड स्लीट ऑफ फॉर्म, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में आपको ये देखने को मिलती है।
एंड व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर बिकम टू हैवी, ये कह रहे हैं जब यही ड्रॉपलेट पानी की बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, मतलब खूब ज़्यादा पानी पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, एंड बिकम टू हैवी, वेपर बिकम टू हैवी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर क्लाउड टू होल्ड इट एन लॉन्गर। मतलब अब वो इतना भारी हो गया पानी। अब ये देखिए, अगर हम किसी पतली सी पॉलीथीन के अंदर खूब ज़्यादा पानी भरते जा रहे हैं, भरते आ रहे हैं, भरते आ रहे हैं, जब वो ओवरलोड हो जाएगा तो पानी पिन्नी जो हमारी पॉलीथीन है वो फट जाएगी। इसी तरह से बादल के अंदर जो पानी जाता जा रहा है, हवा भाप बन के उड़ता जा रहा है, बादल के अंदर जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत भारी हो जाएगा और इतना डिफिकल्ट हो जाएगा क्लाउड के लिए कि उसे होल्ड नहीं कर पाएगी लॉन्गर, ज़्यादा देर तक। दे फेल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर उसी तरीके से वही पानी जो बादल के अंदर, क्लाउड के अंदर स्टोर नहीं हो पा रहा है, भारी हो गया है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है वहाँ पर, और सारी हवा होती है, प्रेशर इतना हाई होता है वहाँ पर जिससे फॉर्म सॉलिड होती है तो भारी हो जाता है। फिर क्या होता है, बारिश की फॉर्म में वो ज़मीन पर पानी गिर जाता है, जो बारिश होती है वही पानी गिरता है, ठीक है। सम अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, और ये कह रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके हैं, खाली बारिश के फॉर्म में ही नहीं आता पानी ज़मीन पे, मतलब बारिश के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेशन नहीं होता, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, ठीक है, बर्फ़ के फॉर्म में, ओस के फॉर्म में, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, झरने की तरह गिर रहा होता है, अलग अलग फॉर्म में पानी गिरता है, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, और मगर जो हमारी रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, जो हमारे प्लांट और जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और ये हमारे अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर लेके आता है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमें ताज़ा पानी कहाँ से मिलेगा, है ना, ताज़ा पानी तो हमें वहीं से मिलता है जब बारिश होती है। यहाँ पर है द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर एंटर द एटमॉस्फेयर ऑन हीटिंग इज़ नोन एज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की डेफिनेशन आ गई है, वो प्रोसेस जिसके तरीके से, जिस वजह से, कौन सा प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, बाय विच वाटर वेपर एंटर द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर वेपर है भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है और एटमॉस्फेयर में एंटर करता है हीट करने पर, ठीक है, ऑन हीटिंग इज़ नोन एज एवोपरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं, इज़ नोन एज एवोपरेशन, क्या, एवोपरेशन। इसके बाद दूसरा है हमारा कंडेंसेशन। ये क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट ऑन कूलिंग इज़ नोन एज कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब भाप बन के पानी ऊपर जाता है तो वो कूल होके, ठंडा होके क्या बन जाता है, भाप जो होता है, वाटर वेपर जो होता है वो पानी की ड्रॉपलेट बूंदों में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब कभी किसी भगोने में, बड़े बर्तन में पानी गर्म कर रहे होंगे तो आपने जब उसकी प्लेट रखी होगी, उसके ऊपर जो ढका होगा उसे हटाया होगा तो उसके ऊपर बूंदें आ जाती हैं, क्यों 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 बताओ क्यों, क्योंकि जब उसका पानी भाप बन के उड़ रहा था तो वो ऊपर प्लेट पे जाके ठंडा हो गया, जम गया और वही बूंदें बन गई, उसे ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। ऐसे ही बादलों में जाके जब पानी जम जाता है, बूंदों की शक्ल ले लेता है, ठीक है, भाप से चेंज होकर बूंदों में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, उस बूंदों के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच द वाटर ड्रॉपलेट फॉल ऑन द ग्राउंड इन लिक्विड और फ्रोजन फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस होता है जब वही वाटर ड्रॉपलेट जब हमारी ग्राउंड पर गिरती हैं लिक्विड की फॉर्म में या जमी हुई फॉर्म में, मतलब बर्फ़ की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में, जब वही बूंदें वाटर की ड्रॉपलेट जब ज़मीन पर गिरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब आगे हमारा रेनफॉल। रेनफॉल के बारे में किसे नहीं पता है, चलिए तब भी पढ़ लेते हैं। रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। हम सभी को पता है सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म जो होती है प्रेसिपिटेशन की, मतलब जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट सबसे ज़्यादा किस कॉमन फॉर्म में गिरती है, बारिश की फॉर्म में। हर जगह बर्फ़ की फॉर्म में तो पानी आता नहीं है, ठीक है, हर जगह सॉलिड फॉर्म में तो आता नहीं है, जमे हुए फॉर्म में आता नहीं है, फ्रोजन फॉर्म में आता नहीं है, ज़्यादातर किस फॉर्म में आता है, बारिश के फॉर्म में पानी गिरता है हर जगह, ठीक है। कुछ ठंडे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ओले गिरते हैं, अलग अलग फॉर्म में गिरते हैं। तो यहाँ पर रेनफॉल की बात करें तो यही हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। रेनफॉल अकर्स ओनली व्हेन द क्लाउड ड्रॉपलेट चेंज इनटू टू द रेन ड्रॉप्स। ये कह रहे हैं बारिश जब ही होती है जब हमारे जो बादल की ड्रॉपलेट्स हैं, बादल के अंदर जो हमारी जो ये कह सकते हैं हम भाप बन के जो हमारे बादल बने हैं, जब वो रेन ड्रॉपलेट्स बारिश की बूंदों में चेंज हो जाते हैं तब हमारी बारिश होती है, ठीक है। मतलब जब हमने देखा होगा कहीं स्टीमर लगा है, स्टीम लगा हुआ है, भाप बन रहा है, भाप बन के ऊपर जा रहा है, या कहीं पर अगर आपने देखा होगा कि
गर्म चाय है या कहीं दूध उबल रहा है तो उसके ऊपर हाथ भी चलाता है तो हमारे हाथ पे पानी पानी सा होता है, गीला गीला सा, तो वो क्या है, हमारे हाथ पे आते ही ठंडा हो जाता है वो हमारे बॉडी से मिलकर, बूंदों में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आसमान में जाके जब भाप बन के ऊपर जाता है, बादलों में बनता है, बादल बनते हैं, वो ठंडे होते हैं, फिर वो ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, ड्रॉपलेट बनते हैं, भारी वजन होने की वजह से वो पानी नीचे गिर जाता है, उससे हम कहते हैं रेनफॉल हो गई, बारिश हो गई। The average diameter of a raindrop is about 5 millimeter, and one raindrop has about 5 million cloud droplets। अब ये क्या है, ये कह रहे हैं जैसे कि आपने सर्किल देखा होगा या बॉल देखी होगी, तो ये कह रहे हैं उसका क्या होता है, डायमीटर होता है एक, ठीक है, इस कोने से उस कोने तक, कोना तो कह नहीं सकते, इस कर्व के इस पार्ट से इस आर्क से उस आर्क तक की डिस्टेंस, आमने सामने की डिस्टेंस, जो हम कहते हैं एवरेज डायमीटर। 7th क्लास में आप लोग को पता होगा डायमीटर क्या होता है, 5th 6th 7th 4th का बच्चा जानता है डायमीटर क्या होता है, ठीक है, 5th का बच्चा तो जानता ही है डायमीटर, 5th का बच्चा आराम से जानता है, तो आपको पता होगा। तो डायमीटर ये कह रहे हैं उस रेन ड्रॉप की, बारिश की बूंद की कितनी होती है, 5 मिलीमीटर, और ये कह रहे हैं एक रेन ड्रॉप में, एक जो बारिश की बूंद ऊपर से गिरती हुई आती है उसमें कम से कम क्लाउड की 5 मिलियन ड्रॉपलेट्स मिली होती हैं। मतलब जब 5 मिलियन ड्रॉपलेट्स बादल में जाके मिली होंगी, 5 मिलियन ड्रॉपलेट्स यहाँ से भाप बन के उड़ी होंगी, वो जब जाके बादलों में मिली होंगी तब उसने एक बारिश की बूंद बनाई होगी। 5 मिलियन ड्रॉपलेट्स, छोटी 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 5 मिलियन, अब सोचिए कितनी छोटी होंगी 5 मिलियन ड्रॉपलेट कि वो सिर्फ एक बादल की बूंद बनाती है, एक बारिश की बूंद बनाती है, जो हमारे, आपने देखा होगा टंकियों में से बहती है, या आपने देखा होगा, चलिए बारिश की बूंद थोड़ी बड़ी मान लिए, वो भी उसमें भी 5 मिलियन ड्रॉपलेट्स होती हैं, तब वो मिलके एक बूंद बनाती है। सोचिए कितना टाइम, कितनी ड्रॉपलेट्स ऐसे एवेपोरेट होती होंगी और भाप बन के उड़ती होंगी, तब जाके हमारी बारिश होती होगी। द वे इन विच द कंडेंसेशन एंड कूलिंग ऑफ द वार्म मॉइस्ट एयर टेक प्लेस, द रेनफॉल कैन बी ऑफ द कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये कह रहे हैं जिस तरीके से हमारी जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और जो कूलिंग होता है वार्म मॉइस्ट एयर का, ये जो प्रोसेस होता है, ये कह रहे हैं द रेनफॉल कैन बी ऑफ द कन्वेक्शनल रेनफॉल, इस हिसाब से हमारी रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो सकती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। अब ये 3 तरह की रेनफॉल होती है, बारिश भी 3 तरह की होती है। पहले आ गई हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। आप अपनी बुक में वर्ड देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आप हमारी बुक में वर्ड आपको क्लियर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी बुक में देखिए, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें अगर, तो ये कह रहे हैं द हीटेड एयर विद मॉइस्चर राइजेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट। ये कह रहे हैं जो गर्म हवा जिसके साथ मॉइस्चर, पानी की नमी ये कह सकते हैं हम, वो राइज होती है, उठती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड। उससे क्या होता है, बादल बनते हैं, फिर ऊपर जाके एट अबाउट 10 किलोमीटर हाइट, 10 किलोमीटर की हाइट से, ज़मीन की 10 किलोमीटर ऊंचे पर बादल बनते हैं। द असेंडिंग हॉट एंड ह्यूमिड एयर करंट कॉजेज कंडेंसेशन ऑफ द क्लाउड। वहाँ पर क्या होता है, बढ़ती हुई असेंडिंग, ठीक है, बढ़ती हुई हॉट और ह्यूमिड एयर की वजह से क्या होता है, करंट कॉजेज कंडेंसेशन ऑफ द क्लाउड। वहाँ पर क्लाउड में कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड जम जाते हैं, बादल बन जाते हैं, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट। और इससे क्या होता है, छोटे से समय के लिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है कुछ समय के लिए, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर सच रेनफॉल इज़ ऑल्सो अकम्पनाइड बाई थंडर एंड लाइटनिंग। और इस तरह की बारिश में थंडर यानी लाइटनिंग यानी क्या, बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं, आपने सुना होगा, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। इट अकर्स मोस्टली इन इक्वेटोरियल रीजन। ये कहाँ पर होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इक्वेटर के जो करीब रीजन है, जो हमारी बेल्ट है, इक्वेटर लाइन जो है, वहाँ के जो रीजन है उसके आसपास, वहाँ पर। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है अब, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेनफॉल। इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के बजाय रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट अकर फ्रॉम द कूलिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर विच असेंड अबव द माउंटेन। मतलब ये कब होती है बारिश, ये जब होती है जब हमारी वो कूलिंग होती है वार्म मॉइस्ट एयर की, गर्म मॉइस्ट एयर की, गर्म मॉइस्चर भरी हुई हवा की, जब उसकी कूलिंग हो जाती है, जो कि हमारी कहाँ से मिलती है, माउंट बैरियर लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेवेलिंग विंड। अगर जिधर से हवा बहती हुई आ रही है, इधर अगर कोई माउंट बैरियर आ गया, वहाँ से अगर कोई उससे मॉइस्चर मिल गया, तो क्या बनता है वहाँ पर, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। मतलब बादल बनते हैं, उसके बाद जो बारिश होती है इधर आके, अब देखिए कैसे, यहाँ से हवा आई, यहाँ से मॉइस्चर लिया, यहाँ पर बादल बन गए, फिर यहाँ से बादल टकराया,
यहाँ से क्या हुआ, हमारी हवा क्या बन गई, बारिश हो गई। कैसे, अब यहाँ पर आगे है द सडन एसेंट कॉजेज कूलिंग ऑफ एयर। अचानक से जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हवा में ठंडक हो जाती है, कूलिंग हो जाती है एयर में, विच कॉजेज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, बादल जमते हैं और फिर बाद में बारिश होती है। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द वर्ल्ड इज ओरोग्राफिक इन नेचर। ये कह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है वो हमारी ओरोग्राफिक फॉर्म में होती है, मतलब जो बारिश होना, पानी का नीचे आना, ये प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म है सबसे ज़्यादा हमारा ओरोग्राफिक फॉर्म में ही होती है। फ्रंटेड और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब फ्रंटेड और साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, जिसे हम फ्रंटेड भी कहते हैं, वैसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, इसे ही हम फ्रंटेड कहते हैं, दो नाम है इसके। दिस रेन इज़ कॉज बाई डिप्रेशन और लोज। लो होने की वजह से और डिप्रेशन होने की वजह से ये होता है, ठीक है, ये रेन। साइक्लोनिक रेन ओरिजिनेट वेयर वार्म ट्रॉपिक एयर मीट कोल्ड पोलर एयर। साइक्लोनिक एयर, साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक बारिश कब होती है, ये जब होती है जब हमारी वार्म गर्म ट्रॉपिक एयर हमारी ठंडी पोलर एयर से जाके टकराती है, मिलती है, तब हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। फ्रंटल रेनफॉल अकर वेयर वार्म एयर मीट कोल्ड एयर। और फ्रंटल रेल जो होती है हमारी, फ्रंटल रेनफॉल होती है, ये हमारी कब होती है, जब हमारी गर्म हवा ठंडी हवा से जाकर मिलती है। द वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। क्या होता है, जो हमारी गर्म हवा होती है वो हमारी ठंडी हवा से हल्की होती है। एंड इट इज़ देयर फॉर फोर्स टू राइज अबव इट। इसी वजह से फोर्स लगता है, जो हमारी हल्की हवा होती है वो ऊपर चली आती है, बहती हुई वार्म एयर ऊपर चली आती है, राइज अप हो जाती है। एज द एयर राइजेज, जैसे जैसे हमारी एयर राइज हो रही होती है, ऊपर उठ रही होती है, इट बिगिंस टू कूल एंड कंडेंस। वो हमारी ठंडी होने लगती है, हमारी गर्म हवा जैसे ऊपर जाते जाते जो भाप है हमारा वो गर्म होता है, ऊपर जाते जाते ठंडा होने लगता है और फिर जमने लगता है। एज द वाटर वेपर कंडेंस बैक टू वाटर ड्रॉपलेट। और इसी वजह से फिर वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट की फॉर्म में बन जाते हैं। क्लाउड्स और फॉर्म, और बारिश पर फिर उसके बाद बादल बन जाते हैं, ठीक है, हल्के हल्के करके जमते खूब सारे हो गए, बादल बना लिए। उसके बाद एज द क्लाउड ग्रो बिगर, जैसे ही बादल बड़ा हो जाता है, इट स्टार्ट टू रेन, वो फिर बारिश होना शुरू कर देता है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ हैवी बट ब्रीफ इन ड्यूरेशन। ये कह रहे हैं इस तरह की रेनफॉल हैवी होती है, ज़्यादा होती है, मतलब बहुत देर तक होती है, बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, मगर कुछ समय के लिए के बीच में होता है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक, रोज़ 2-3-4 दिन, महीनों, ऐसा नहीं, ब्रीफ होता है, ठीक है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टाइफून, ह्यूरिकेन्स और टॉर्नेडोज। और ये कह रहे हैं इस तरह के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है, उसे हम टाइफून्स कहते हैं, ह्यूरिकेन्स कहते हैं और टॉर्नेडोज भी कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं इसके। अभी केस स्टडी आप अपने आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। अगर हम इसे कहें तो आपको इसे ही बता देते हैं केस स्टडी में क्या है। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं इसे। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेशन द एनर्जी बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ये कह रहे हैं जो ज़्यादातर एक्यूमुलेशन होता है हमारा गैसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बहुत सारी गैसेस, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी जो हमारा एनर्जी बैलेंस है एटमॉस्फेयर का उसे डिस्टर्ब कर रही हैं। ये ज़्यादा इसका यूज़ करने की वजह से, अगर हम इन गैसेस को, और बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं, अगर उसका हम ज़्यादा यूसेस करेंगे या ऐसे कोई चीज़ यूज़ करेंगे जिससे ये सारी गैसेस निकलती हैं, तो क्या होगा, हमारे एनर्जी बैलेंस है जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा, दिस कैन इंक्रीज द हीट ऑन द अर्थ। इससे क्या होगा, हमारी गर्मी जो है अर्थ पर वो बढ़ जाएगी, गर्मी ज़्यादा होने लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर कैन क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब ये क्या कह रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम रिलीज़ ज़्यादा करते रहेंगे, हम आपने देखा होगा जब गर्मी होती है, मतलब जब हम ठंड के इलाके में, जैसे कि अगर हम ठंड के इलाके में बात करें, हम आग क्यों जलाते हैं, हमें गर्मी महसूस हो, क्यों गर्मी क्यों महसूस होती है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से हमें गर्म महसूस होता है, तो हम लोग आग के सामने बैठते हैं, आग जलाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ करेंगे, इधर उधर भट्टियों में आग लगा रहे हैं, हीट निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। क्यों, जो हमारे अर्थ से रेडिएशन वापस जाने थे, एटमॉस्फेयर से पार निकलने थे, वो उसे रोक देगी और अर्थ में ही रोक देगी, जाने नहीं देगी। उससे क्या होगा, 10 कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी, जिससे हमारे स्किन खराब हो जाएगी, स्किन कैंसर होगा, बहुत सी ऐसी हमारी स्किन डिजीजेज हो जाएंगी। द फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये कह रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल बनाया जाता है, वहाँ पर उस इंडस्ट्रीज़ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही यूज़ करने लगे हैं वो लोग, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगा है।
दिस गैस एक्ट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो हमारी गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में एक्ट करती है लाइक द गिलास ऑफ अ ग्रीन हाउस, जैसे कि ग्रीन हाउस का गिलास। A greenhouse which is covered with a glass allows the sun rays to penetrate but blocks the further radiation of heat from the greenhouse back into the atmosphere। आपने देखा होगा कहीं पर कांच के घर बने होते हैं, उसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं, क्यों? कि धूप की रोशनी अंदर तो आए मगर बाहर ना जाए। क्यों बाहर क्यों ना जाए? कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं होती है, कभी कभार होती है और रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो पेड़ ख़राब हो जाएंगे, पौधे ख़राब हो जाएंगे, वो फल ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो ग्रीन हाउस बना देते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ग्रीन हाउस में से धूप तो आती है सुबह, अब शाम के टाइम वो गर्म रखने के लिए वो धूप को बाहर नहीं जाने देते, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देते। इसी वजह से क्या होता है, इसी तरीके से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सन से जो रेज आती है आने तो देती है मगर उसे वापस नहीं जाने देती। और वो वापस नहीं जाने देगी तो अर्थ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, रात में भी गर्मी रहेगी। ठीक है। ऑन द अर्थ व्हेन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंक्रीजेज स्पेशली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एयर। क्या होगा अगर अर्थ पर ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती गई, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे क्या होगा, ये किस वजह से बढ़ रही हैं? फैक्ट्री के धुएं निकल रहे हैं, कार के जो धुएं निकल रहे हैं, फ्यूम्स निकल रहे हैं, इससे क्या होगा, द हीट रिटेन इंक्रीज, गर्मी बढ़ती जाएगी और एवरेज टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो खराब होता जाएगा। ठीक है, हीट रिटेन इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। रिसेंट क्लाइमेट स्टडीज़ हैव शोन दैट द ग्लोबल मीन टेम्परेचर ऑन, और अगर हम रिसेंट क्लाइमेट स्टडीज़ के बारे में बात करें तो ये जो हमारा ग्लोबल का मतलब आया है उससे क्या मतलब है कि टेम्परेचर का ऑन होना। टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ राइजिंग, मतलब जो हमारे टेम्परेचर है अर्थ पर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब बढ़ जाना अर्थ पर, टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ राइजिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है अभी के स्टडी के हिसाब से, ये जो रिसर्चर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी लिखी है, जिन्होंने बुक बनाई है, ये जो इसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है हमारे अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ जाना। ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू चेंजेस इन क्लाइमेट, और अचानक से क्लाइमेट के अंदर चेंज आ जाना, बदलाव आ जाना। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ इन अफ्रीका एंड गल्फ कोस्ट ऑफ द यूएसए विल बी बिलो नॉर्मल। ये कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है अफ्रीका का और जो गल्फ कोस्ट है यूएसए का, वहाँ पर हमारा नॉर्मल हो गया है प्रेसिपिटेशन होना, मतलब बारिश की कमी हो गई है, ये कह सकते हैं नॉर्मल हो गया है। द ट्रॉपिकल बेल्ट में एक्सपीरियंस अबव नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, ये कह रहे हैं जो हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट है वहाँ पर भी हमारी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एक्सपीरियंस हो सकती है। सम एरियाज मे नॉट एक्सपीरियंस एनी रेनफॉल एट ऑल, और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है अगर हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई ज़्यादा तो कुछ एरिया में तो बारिश ही नहीं होगी। दिस कैन कॉज द स्नो एंड आइस इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, और अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती गई तो जहाँ पर बर्फीले इलाके हैं, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरे चट्टान हैं बर्फ़ के, क्या होगा, वो बर्फ़ पिघलने लगेगी और ऐसे इलाकों में बाढ़ आने की भी चांसेस हैं। जब वो बर्फ़ पिघलेगी, जो सालों साल बर्फ़ पिघली नहीं है, पूरे पहाड़ बने हुए हैं, अगर वो बर्फ़ पिघलेगी तो इधर उधर के लोग कहाँ जाएंगे, वो तो डूब जाएंगे उसी में। तो वही कह रहे हैं अगर गर्मी बढ़ती गई तो वो बर्फ़ भी, हमारे जो ओशियंस हैं वो जो हमारे आइस के या स्नो के पहाड़ हैं, कोल्डेस्ट पार्ट हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। दीज पॉसिबल चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न आर एक्सपेक्टेड टू कॉज फ्लडिंग इन सम एरियाज एंड ड्रॉट कंडीशन इन अदर एरियाज। ही कह रहे हैं इसी की वजह से क्या होगा, जहाँ पर बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर तो बाढ़ आने के चांसेस हैं, और जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत पाया जाता है वो गर्मी की वजह से सूख जाएगा और बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, कहीं पर प्यासे मर रहे होंगे तो कहीं पर बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से डूब रहे होंगे। ओवर द लास्ट 100 ईयर, ये कह रहे हैं अगर हम 100 साल की बात करें, आखिरी 100 साल के बाद, द आइस रिजर्व हैव मेल्टेड, जो हमारा आइस रिजर्व है वो पूरी तरह से पिघल चुका है, एंड द सी लेवल हैज़ राइजन बाई अबाउट 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा समुद्र का लेवल है वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। आप कह रहे होंगे सेंटीमीटर, ये तो बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर इतना होता है ज़रा सा, तो आप कह रहे होंगे 10 सेंटीमीटर बस इतना, मगर आपने ये नहीं देखा कि समुद्र कितना बड़ा है, उसमें अगर हम 1 सेंटीमीटर बढ़ाएं यानी पूरे समुद्र में 1 सेंटीमीटर बढ़ा है तो कितना पानी बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर से 20 हो गया। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, गर्मी बढ़ती रही, पानी हमारा समुद्र ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बर्फ़ जो है वो पिघलती हुई आएगी, बहती रहेगी, उसमें पिघल के पानी बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा सब कुछ डुबा देगा वो। दिस हैज़ कॉज फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, इसी वजह से हमारे कोस्टल एरियाज़ में, समुद्री इलाकों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र के किनारे लोग जो होते हैं वो डूब जाते हैं, बहुत उनका प्रॉपर्टी का लॉस होता है।
उसके बाद इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज मैनी एरियाज विल बी सबमर्ज अंडर सी वाटर। ये कह रहे हैं अगर ये ट्रेंड चलता रहा, ये जो काम हो रहा है ये चलता रहा, लोग बाग अपनी फैक्ट्रियाँ धुएँ करते रहे, फ्यूल का यूज़ करते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट में बढ़ता गया, इससे क्या होगा, हमारा काफ़ी एरिया ज़मीन का पानी के अंदर डूब जाएगा। इट में कॉज ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इससे जो है हमारे किसी प्लेस का क्लाइमेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। दिस में ऑल्सो कॉज एक्सटेंशन ऑफ सम स्पेशी ऑफ प्लांट एंड, ये क्या हो सकता है, इसकी वजह से हमारी जो कुछ प्लांट की स्पेशीज़ हैं, एंड नेक्स्ट पेज पे यहाँ एंड के बाद एंड, इसके आगे कुछ दिया ही नहीं है आपका, वैसे तो यहाँ पर एंड एनिमल होना चाहिए था, कुछ प्लांट और एनिमल, यहाँ पर एंड के बाद एनिमल होना चाहिए था। हमारी जो एनिमल और प्लांट की स्पेशीज़ हैं उसमें एक्सटेंशन हो सकता है, खात्मा हो सकता है उनका। अब भाई ये बताओ, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ गया तो जानवर तो मरेंगे, वहाँ के जानवर हैं वो प्यासे मर गए। कुछ ऐसे हैं जो समुंदर में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से वो इधर उधर ज़मीनों पर बह के चले गए, पानी की वजह से, पानी के ना होने की वजह से मर गए। कैसे भी हमारे स्पेशीज़ पर नुकसान आ ही जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला, हमें हर बार की तरह चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बुक में ही करना है, ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर बुक में ही करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से ये भी हमें बुक में करना है। फिर सी है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ये भी हमें बुक में करना है। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स, ये भी हमें बुक में करना है। आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ, एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ, दोनों किस में करना है, हमें ये कॉपी में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी थोड़ी इसकी शेडो आ रही है तो मिस, आप अपनी बुक में देखिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कुछ वर्ड समझ में हो सकता है नहीं आए आपको, इतना क्लियर ना दिखें तो आपकी बुक में तो देखेंगे ना, अपनी बुक लेके बैठा करिए, ठीक है। ये हमें दोनों किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। कौन कौन से, एक्सरसाइज एफ और एक्सरसाइज ई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सनरेज। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी कौन सी ऐसी गैस है जो हमारी हार्मफुल सनरेज से हमें बचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन। तो ओजोन होती है, जिसकी ओजोन लेयर बनी होती है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में हमने पहले बताया था, अगर ओजोन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा इससे हार्मफुल रेज जो आ रही हैं सन की वो हमारे तक पहुंचेगी, हमारी बहुत सारी बीमारी होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, बाढ़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड। ये पूछ रहे हैं जो अर्थ का मतलब सॉरी एटमॉस्फेयर का कौन सा ऐसा लेयर है जो कि जिसमें क्लाउड नहीं पाया जाता, मतलब उसमें क्लाउड नहीं होते, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, पीछे आ जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि यह ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, 1 बाय 1 हम सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्लाउड नहीं होते हैं, जहाँ पर क्या उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों, अब हम दिखाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर पे आइए, अभी हमने पूरा पढ़ाया है यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर पे आइए, यहाँ पर देखिए, द लेयर नियर ट्रोपोस्फेयर अप टू द हाइट इतना किलोमीटर इज स्ट्रेटोस्फेयर, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर देयर लाइज, यानी आफ्टर क्रॉसिंग ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अप टू हाइट। यहाँ पर है क्लाउड आर ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड एयर मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल। क्लाउड आर ऑलमोस्ट एब्सेंट यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल द फ्लाइंग रूट्स आर थ्रू दिस, इसी वजह से यहाँ पर हमारे एरोप्लेन और जो भी हमारे जेट प्लेन हैं जो भी हैं सब कुछ यहीं उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, इजीली इंसान देख सकता है कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे। तो कौन सा हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी पर आप टिक कर दिए, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट इज नीडेड बाय प्लांट टू मेक फूड। ये कह रहे हैं प्लांट के जरिए प्लांट को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर ऐसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन चाहिए। तो मेन की बात करें फूड बनाने के लिए तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कौन देता है, प्लांट देता है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, हम लोगों से, हम सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। तो 3 का हो गया ए। फोर्थ है हमारा, विच गैस इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कौन सी गैस ऐसी है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर जिंदगियां हैं, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग बाग जिंदा नहीं रहेंगे, जानवर तक जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। जो हमारी ज़िंदगी चल रही है वो किस वजह से चल रही है, ऑक्सीजन की वजह से। हम जो सांस लेते हैं, हमने सांस अंदर ली तो हमारे अंदर कौन सी हवा गई, ऑक्सीजन।
ठीक है। फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ाया था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, किसी बॉडी में कितना डिग्री कोल्डनेस है, कितना डिग्री हॉटनेस है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। तो आप यहाँ लिख लिए टेम्परेचर फर्स्ट का, ठीक है, पहले का हो गया टेम्परेचर। दूसरा है हमारा द वर्ड मानसून हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, जिसका मीनिंग क्या है, सीज़न। किस वर्ड से ड्राइव है, मौसम, अरबिक वर्ड है मौसम, MAUSIM, मौसम। फिर तीसरा है ट्रेड विंड आर ऑल्सो नोन एज, ट्रेड विंड को हम और किस नाम से जानते हैं, प्लेनेटरी विंड। किस नाम से, प्लेनेटरी विंड। यहाँ आ जाइए ट्रेड विंड पे, यहाँ भी हमने पढ़ाया था ना, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड को किस नाम से जानते हैं, दीज विंड ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ट्रेड विंड मीन्स ब्लोइंग ऑफ द विंड स्टडी इन द सेम डायरेक्शन इन अ कांस्टेंट। अब देखिए ये प्लेनेटरी विंड की तो फॉर्म है एक ट्रेड विंड, तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, ट्रेड विंड। और अगर हम इसका मतलब अगर ये देखा जाए कहाँ से बनाया गया इसका नाम, तो ये आता है ट्रैक वर्ड से, जिसका मतलब जो जर्मन वर्ड है ट्रैक, उसका मतलब, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेड विंड को, प्लेनेटरी विंड। इसे हम सिंपली प्लेनेटरी विंड भी कह सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, आपको दिख रहा नहीं होगा, अब दिख रहा होगा। ट्रेड विंड किसकी टाइप है, प्लेनेटरी विंड की ही एक टाइप है, तो इसे हम प्लेनेटरी विंड भी सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कौन सी प्लेनेटरी विंड, तब आपको बताना होगा ट्रेड विंड। तो यहाँ पर आप लिखिए प्लेनेटरी विंड, ठीक है। ट्रेड विंड आर ऑल्सो नोन एज प्लेनेटरी विंड, तो यहाँ पर आप लिख लिए प्लेनेटरी विंड, PLANETERY, प्लेनेटरी विंड, ठीक है। TARY, प्लेनेटरी विंड। अब नेक्स्ट आते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज, ये कह रहे हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, उसे हम क्या कहते हैं, हीट का वर्टिकली ट्रांसफ़र होना, उसे हम क्या कहते हैं। अभी हमने पूरी डेफिनेशन बताई थी आपको। तो अगर हम इसकी बात करें वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो ऐसा कुछ ऐसे तो इन्होंने बताया नहीं कि वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सिंपली हम अगर बात करें तो हमने यहाँ पर अभी बताया था इस पेज पे एवेपोरेशन के बारे में बताया था। तो एवेपोरेशन में ये था कि जो हमारा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है हीट करने की वजह से, ये कह रहे हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इन्होंने पूरा नहीं दिया है, एक हिसाब से देखा जाए तो इन्हें पूरा देना चाहिए था, हीट टू द एटमॉस्फेयर इस तरह से, विच फॉर्म्स क्लाउड्स इस तरह से देना चाहिए था, तो इन्होंने पूरा नहीं दिया है, ठीक है, पूरी नॉलेज नहीं दी, इसे कट कर दिया आप। फिर आते हैं हम मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग में पहला क्या है, ट्रेड विंड। कहाँ से, कौन सी विंड थी, तो हमने यहाँ पर बताया था ट्रेड पे ही जल्दी से, यहाँ पर देखिए ट्रेड विंड, ये हमारी किसकी थी, एक प्लेनेटरी विंड की फॉर्म थी। कौन सी विंड, प्लेनेटरी विंड। ट्रेड विंड क्या थी हमारी, प्लेनेटरी विंड की फॉर्म थी। और उसके बाद लू की बात करें तो लू क्या हमारी एक लोकल विंड है। मॉनसून विंड क्या है हमारी, सीजनल विंड है। और सिंपल विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये तो बहुत आसान था। ट्रेड की बात करें तो हमारी ट्रेड क्या है, प्लेनेटरी विंड, फर्स्ट का सी का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का सी। लू की बात करें तो हमारी लोकल विंड है, ठीक है, दूसरा लोकल विंड एक हमारी लू एग्जाम्पल है। मॉनसून की बात करें तो हमारी ये सीजनल विंड है। फिर विंड की सिंपल बात करें तो विंड क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, इसे हम कहते हैं विंड। तो हमारा हो गया मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम। उसके बाद आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। पहला है हमारा द एयर इज कंपाउंड ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हमारा ट्रू है। ये कह रहे हैं एयर जो है हमारी बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनी है। कंपाउंड आपको पता नहीं होगा क्या होता है, तो वैसे अब बस ये समझ लिए, ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर ही हमारी एयर बनती है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी हवा के अंदर, एयर के अंदर बहुत तरह तरह की गैसेस मिलती हैं। तो ये हमारी बात ट्रू है। पहला क्या हो गया, ट्रू। सेकंड की बात कर रहे हैं, द प्लांट्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली बट गेट इट फ्रॉम द सॉइल। ये कह रहे हैं जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, मगर उसे सॉइल से लेते हैं। सॉइल से लेते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसकी मदद से, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, डायरेक्ट नहीं लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, उसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। या हम ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया तो नहीं कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दोनों ही हमारे क्या हो गए, ट्रू। थर्ड हमारा द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं हमारा जो ओजोन लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो हमारी रेडियो वेव्स को अर्थ सरफेस पर रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो हमारी ओजोन लेयर करता है ये सारी चीज़ें, कौन करता है, जल्दी से याद करिए, बताइए। तो हमने बताया था ओजोन लेयर नहीं करता है, कौन करता है, आयनोस्फेयर होता है वो।
तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। आइनोस्फेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जिससे अर्थ से निकलने वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो वापस बैक आती हैं। यहाँ से अर्थ से जो एक जगह से रेज गई वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस दूसरी जगह पर जाती है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन आज कर पा रहे हैं। फोर्थ की बात करें, द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज एनी टाइम दस इट कैन नॉट बी जनरलाइज। ये कह रहे हैं जो वेदर है हमारे किसी प्लेस का वो किसी भी टाइम बदल सकता है, कैसे भी चेंज हो सकता है, अलग अलग जगह का अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में अलग अलग वेदर हो सकता है। तो ये कह रहे हैं उसे हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। तो ये पूरी फॉल्स बात है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगले दिन का हम फोरकास्टिंग देख सकते हैं कि अगले दिन का मौसम कैसा होने वाला है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अब आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ में पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड की बात करें तो कितने तरह की विंड होती है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पेज नंबर आंसर है, इससे पहले यहाँ पर कट कर दिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। एक मिनट पहले हम आंसर दिखा देते हैं आपको। यहाँ जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, तो यहाँ पर पेज नंबर 98 यहाँ पर लिख लिए, पेज नंबर 98 आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई पेज नंबर 98। यहाँ पर जल्दी से लिखिए, आंसर पे आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर आइए टाइप्स ऑफ विंड में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड्स, वन इज प्लेनेटरी विंड एंड द अदर इज पीरियोडिक विंड। ठीक है, बस यहाँ तक, बस यहीं तक और कुछ नहीं, ठीक है। प्लेनेटरी विंड एंड पीरियोडिक विंड, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ वेदर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, ये क्लाइमेट से डिफरेंट कैसे होता है, ये बताना है हमें। तो वेदर की अगर डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन तो बहुत छोटी है, यहीं पर देख लिए वेदर। यहाँ पर द डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स शॉर्ट इन टर्म मिनट्स टू वीक्स वेरिएशन। तो ये हमारी वेदर की डेफिनेशन हो गई। मगर प्रॉपर आंसर देना है तो यहाँ पीछे आ जाइए, जल्दी से वेदर वाले उस पर आइए। यहाँ पर वेदर, वेदर इज़ अ वे दैट द अर्थ एटमॉस्फेयर बिहेव वेदर इट इज़ हॉट और क्लाइमेट और विंडी और स्टिल, फिर यहाँ से पूरा हेलिंग तक। वेदर मीन्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, वेदर इज नॉट द सेम एवरीवेयर, परहैप्स इट इज़ हॉट ड्राई एंड सनी टुडे वेयर यू लिव बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़। ये पूरा लिखना पड़ेगा भाई, एक्सप्लेन करना है। तो वेदर यहाँ से पूरा हो गया, आंसर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है हमारा एक्सरसाइज ई का। यहाँ से वेदर से लेकर ये पूरा इट इज़ हॉट, इट इज़ से लेकर क्लाउडी, रेनी और इवनिंग कहाँ तक, स्नोइंग तक, एवरी डे। वेदर इवेंट आर रिकॉर्डेड एंड प्रिडिक्टेड बाई मेट्रोलॉजिस्ट, यहाँ तक नहीं, स्नोइंग तक। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंट तो बहुत अलग अलग है, ठीक है। और डिफरेंट की बात करें, क्लाइमेट इन योर प्लेस ऑन द ग्लोब कंट्रोल द वेदर यू लिव, ठीक है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज पैटर्न एवरेज वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर अ मैनी ईयर्स। तो आप यहाँ से खाली इतना लिख लीजिएगा, सो द क्लाइमेट ऑफ एंटार्क्टिका इज क्वाइट डिफरेंट देन द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल आइलैंड। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक। आंसर नंबर कहाँ से, यहाँ से क्लाइमेट से लेकर आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट यहाँ तक, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है मगर आपको लग रहा है ये इतना बड़ा आंसर नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको इजीली याद हो जाएगा। वेदर से लेकर पूरा ये यहाँ तक, इट इज़ से लेकर फिर यहाँ तक आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का पहला पॉइंट, फिर यहाँ से सी क्लाइमेट इज़ द से लेकर एवरेज वेदर पैटर्न इज़ अ प्लेस ओवर मैनी ईयर, यहाँ तक हो गया आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का दूसरा पॉइंट। यहाँ पर पूरा आंसर नंबर 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से पेज ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का सिग्निफिकेंट क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन का सिग्निफिकेंट क्या है। तो जल्दी से गैसेस वाले पे आ जाइए, यहाँ पर हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था। इसका पेज नंबर बता देते हैं आपको, पेज नंबर अभी हमने टिक लगाया है, एक मिनट। इसका है पेज नंबर 96 पे और थोड़ा सा 97 पे, ठीक है। अब इसका आ जाते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का सिग्निफिकेंट क्या है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन हमारी एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों, क्योंकि वो प्लांट के लिए यूज़फुल होती है। नाइट्रोजन इज़ द मेन गैस इन एयर, प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया that live in the soil and roots of some plant take nitrogen from the air and change it from form so that the plant can use it। या आप यहाँ से सिंपल लिख लिए, नाइट्रोजन इज मेन गैस, नाइट्रोजन इज द मेन गैस इन द एयर
प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल। उसके बाद इट इज़ यूज टू मेक प्लांट फूड फर्टिलाइज़र एंड ऑल्सो यूज इन द एक्सप्लोजिव। बस यहाँ तक, ये बीच की लाइन नहीं लिखनी है, बस यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन की है ये, और इट इज़ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, पेज नंबर कौन सा है हमारा 94। आंसर नंबर 3 कहाँ से है बच्चों, एक बार दोबारा देखो, नाइट्रोजन से लेकर पूरा सर्वाइवल तक, सर्वाइवल के बाद ये सारी लाइन छोड़ दो, फिर आ जाओ इट इज़ से लेकर एक्सप्लोजिव तक, आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज ई का। ठीक है, आंसर नंबर 3 कंप्लीट, पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 94 पे मैंने आंसर नंबर 3 करवा दिया एक्सरसाइज ई का। क्वेश्चन 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे पूरा शॉर्ट नोट लिखना है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे यहाँ पर हमने पूरा बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का तो बहुत बड़ा है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज, दिस ब्लैंकेट ट्रैप्स एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर लाइक द ग्लास ट्रैप हीट इनसाइड अ ग्रीन हाउस, दिस हेल्प इन ओवर वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस विच मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। अब ये देखा जाए तो बहुत बड़ा, ऐसा करिए इसे आप कट करिए, इतना बड़ा आंसर लिखना सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए एफ पर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अभी हमने बताया था, कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था, तो ऐसे तो बहुत सारी हैं। तो अब क्या करा जाए, चलिए आंसर छोटा कराते हैं इसका। तो यहाँ पर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पहली क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये हर किसी को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये आंसर छोटा नहीं हो पाएगा, इसे भी हटाइए। मगर आपको पता होना चाहिए, अगर मैं सिंगली पूछूं तो आपको पता होना चाहिए आयनोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये दोनों कट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द नेम्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड राइट इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम। ये कह रहे हैं 3 तरह की रेनफॉल के बारे में बताओ और तीनों के बारे में अच्छे से लिखो। ठीक है, तो इससे पीछे वाले पेज पे हमारा आंसर है। तो डिस्क्राइब द मेंशन द टाइप्स ऑफ 3 रेनफॉल। तो यहाँ पर आइए पेज नंबर 100 पर, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज एफ का। ये कह रहे हैं रेनफॉल कितनी तरह की होती है, मैंने यहाँ पर बताया। एक होती है द वे इन विच द कंडीशन इन कूलिंग ऑफ द वार्म मॉइस्ट एयर टेक प्लेस, द रेनफॉल कैन बी ऑफ द कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कितनी तरह की, 3 तरह की। कौन कौन सी, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ रेल, द वे इन विच द कंडेंसेशन एंड द कूलिंग ऑफ द वार्म मॉइस्ट एयर टेक प्लेस, द रेनफॉल कैन बी ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। आंसर ये बड़ा होगा। द हीटेड एयर विद मॉइस्ट राइज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड अबाउट 10 किलोमीटर हाइट, द असेंडिंग हॉट एंड ह्यूमिड एयर करंट कॉज कंडेंसेशन ऑफ द क्लाउड रिजल्टिंग इन हेवी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट। आंसर तो बहुत बड़ा होगा ये, मगर आपको ये लिखना पड़ेगा, इसमें हमको छुटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आइए, ये कह रहे हैं आप लिखिएगा द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, इसके बाद लिखिएगा आर, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर, फिर पेज नंबर 100 पे आ जाइए। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर, फिर पेज नंबर 100 पे आ जाइए। आर के बाद लिखिएगा खाली नाम, पहले लिखिएगा कन्वेक्शनल रेनफॉल एक नाम, फिर दूसरा लिखिएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा लिख लीजिएगा साइक्लोनिक रेनफॉल। ये तीनों नाम लिखने के बाद पूरा लिखना पड़ेगा आपको इसके बारे में। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं छुड़वा नहीं सकता इसे। ये पूरा लिखना है आपको, दा से लेकर कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, रीजन तक। ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं, फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेनफॉल, पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, इसे हम छुड़वा नहीं सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंटेड और साइक्लोनिक रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल है, तीनों को डिफाइन करेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल, दिस रेन इज कॉज बाय डिप्रेशन ऑफ लो साइक्लोनिक रेन ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर वार्म ट्रॉपिक एयर मीट कोल्ड पोलर एयर। ठीक है, तो इसे ऐसा करिए, यहीं तक लिखिए, हेडिंग खाली ये लिखिएगा पूरी, बताएंगे ना कौन सी रेनफॉल लिख रहे हैं, ये भी लिखिएगा, इसका नाम ये लिख के फिर ये पूरा लिखिएगा। यहाँ पर आंसर नंबर 3, आंसर नंबर कौन सा है हमारा, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ कंप्लीट हो जाएगा। ये सब इसी के पॉइंट हैं, ये पूरा इसी का पॉइंट है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा है
इसका ये पहले लिख के फिर इसके बारे में डिफ़ाइन करना है। ऐसे यहाँ पर करंट कन्वेक्शनल रेनफॉल में पूरा, सॉरी एक मिनट, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल में पूरा ये लिखना है आपको, उसके बाद पूरा डिफ़ाइन करना है, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक कन्वेक्शनल वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना, ये भी बहुत बड़ा आंसर है। चलिए आ जाइए वापस, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बड़ा नहीं है, चलिए खैर ठीक है, यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा आपको। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज F, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज F, यहाँ से लेकर पूरा अर्थ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर इसका लिख दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर है इसका 94, ठीक है, पेज नंबर 94। अब डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अलग अलग तरह की रेनफॉल को डिस्क्राइब करना है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरह की रेनफॉल को इसमें डिस्क्राइब कर दिया। ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसे भी हटाइए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं जल्दी से आपको एक बार फिर से कंटेंट दिखाता हूँ। आज हमने क्या कर लिया, चैप्टर नंबर 14 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, पार्ट 4 और पार्ट 5 में हुआ है। लास्ट चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का बचा है, ये हमें किस में करना है, पार्ट नंबर हमारा ये 6 में स्टार्ट होगा, तो हमारा ये भी पढ़ना बाकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको सिलेबस जैसे मैंने बताया, इसका 3, 4, 5, इसका 13, 14, 15 और इसका 23, 24, सिर्फ यही आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।